हेलो फ्रेंड्स, परिश्रम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर मैं सुनील खोज। कैसे हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज हम अब इस वीडियो में एक अलग टॉपिक और एक अलग इतने महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे जिससे संबंधित क्वेश्चन राजस्थान के किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। दोस्तों, पीछे राजस्थान आरपीएससी, राजस्थान पुलिस, पटवार जिस किसी एग्जाम का पेपर उठा के आप देखें तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं उस पेपर में उस टॉपिक से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। कुछ विद्यार्थियों को ये टॉपिक इतना टफ, इतना कठिन लगता है कि जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन आप अगर नियमित रूप से हमारे इस YouTube चैनल को आप देखते रहें और मेरे द्वारा पढ़ाए गए इस टॉपिक को अगर आप एक वीडियो को 2 बार सुन लेंगे तो भविष्य में आपको इसके बारे में दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। मुझे विश्वास है कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए इस टॉपिक को आप अगर 2 बार बड़े गौर से सुन लेंगे तो इस टॉपिक से पूछा गया क्वेश्चन आपका किसी भी एग्जाम में गलत नहीं होगा। ये मुझे विश्वास है और इस विश्वास पर दोस्तों आप खरे उतरना, क्योंकि आप इसे देखें और समझें और साथ साथ में लिखें, आप नोट्स तैयार करें। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, ये मैं भगवान से कामना करता हूँ, मुझे उम्मीद है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं राजस्थान के अपवाह तंत्र के बारे में। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र एक अलग से वीडियो आएगा, उसमें अपवाह तंत्र किसे कहते हैं, जल संभर क्या होता है, और उससे शुरुआत में कुछ एक क्वेश्चन जो बड़ी एग्जामों में पूछे जाते हैं उसका वीडियो एक अलग से डाला जाएगा, उसमें आप समझ जाएंगे। और आज हम पढ़ रहे हैं अपवाह, राजस्थान के अपवाह तंत्र में बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का यहां अर्थ है कि राजस्थान से होकर बहने वाली या ऐसी नदियां जिसका उद्गम राजस्थान में हुआ हो, या ऐसी नदियां जिनका उद्गम राजस्थान से बाहर हुआ हो लेकिन वो राजस्थान से होकर बह रही है, या जिनका उद्गम राजस्थान से हुआ है वो राजस्थान से होकर बह रही है लेकिन अंत में या तो खुद या किसी दूसरी नदी की सहायता से अंत में उसका जल बे ऑफ बंगाल यानी कहां चला जाए, बंगाल की खाड़ी में चला जाए। ऐसी सभी नदियों को हम बंगाल के खाड़ी के अपवाह तंत्र की नदियां कहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आज हम यहां बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में उस नदी की बात करेंगे जिसके बारे में अक्सर बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम दोनों तरह से पढ़ेंगे उसे, और उस नदी का नाम है दोस्तों चंबल। क्या नाम है? चंबल। दोस्तों, चंबल नदी पर बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और इस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मुझे उम्मीद है। इसलिए हम बड़ी बारीकी से, बड़े ध्यान से चंबल नदी के 2 वीडियो डालेंगे। एक केवल स्पेशल चंबल नदी का होगा और एक होगा चंबल नदी का पूरा अपवाह तंत्र। ठीक है, तो आज हम इसे 2 तरीके से पढ़ेंगे। एक तरफ राजस्थान का मानचित्र होगा, राजस्थान के मैप में ये बहती हुई दिखाएंगे, और एक तरफ अलग से इसका एक डायग्राम बनाएंगे
ताकि आप बड़े अच्छी प्रकार से समझ सकें। सबसे पहले दोस्तों, चंबल नदी पर अब तक कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनकी बात हम यहाँ करेंगे। तो सबसे पहले चंबल नदी के उपनाम। उपनाम, उपनाम का मतलब ये होता है कि एक मुख्य नाम चंबल, लेकिन इसे और भी कुछ नामों से जाना जाता है। वो कौन कौन से नाम हैं? तो देखिए, चंबल नदी को दोस्तों एक है नाम, इसे चर्मणवती नदी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे चर्मणवती नदी कहा जाता है। कि राजस्थान की वह नदी जो चर्मणवती नदी भी कहलाती है, तो वह कौन सी है? चंबल। दोस्तों, इस नदी को राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। राजस्थान की कामधेनु नदी भी कहा जाता है। ध्यान रखना कि निम्न में से वह नदी जो राजस्थान की कामधेनु है, वह कौन सी है? चंबल। निम्न में से वह नदी जो चर्मणवती नदी भी कहलाती है, वह कौन है? चंबल। या कभी कभी क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि चंबल नदी का अन्य नाम क्या है? तो चंबल नदी का अन्य नाम ऑप्शन में आपको क्या मिल जाएगा? चर्मणवती। या फिर अगर यह ऑप्शन में नहीं होता है तो ये मिल जाएगा। समझ गए इस बात को? दोस्तों, अगला क्वेश्चन है चंबल नदी पर जो पूछा जाता है, वह है कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान की सबसे लंबी नदी। तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल। दोस्तों, अभी आगे हम नदियों की लंबाई की बात भी करेंगे और आप अलग अलग बुक्स में, अलग अलग वीडियो में आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको पता लग जाएगा कि वास्तव में इन नदियों की दूरियां अलग अलग क्यों हैं। किसी की लंबाई कम, किसी बुक्स में कम दी गई है, किसी में ज़्यादा दी गई है। जैसे राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल, मैं कहूँ कि चंबल नदी की कुल लंबाई जो है वह 1051 किलोमीटर है। मुझे पता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहेंगे कि इसकी एक लंबाई की और भी कुछ बातें दी गई है। जैसे कुछ एक बुक्स में यह 965 किलोमीटर भी दिया गया है और कुछ एक बुक्स में इसे कितना दिया गया है? 966 किलोमीटर। इन सब में सबसे ज़्यादा जो ऑथेंटिक आंकड़ा है, जो सही आंकड़ा है, वह कौन सा है? 1051 किलोमीटर है। हालांकि अब तक किसी भी एग्जाम में नदियों की लंबाई का क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, क्योंकि ये एक विवादित है और अलग अलग बुक्स में आपको इससे संबंधित अलग अलग बातें मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसकी कुल लंबाई 1051 किलोमीटर, या फिर ऑप्शन में 965, या फिर कितना मिल जाएगा? 966। चलो, उसके बाद हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा। चंबल नदी कुल 3 राज्यों से होकर बहती है। कितने राज्यों से बहती है? 3 राज्यों से। 3 राज्य कौन कौन से हैं? जैसे सबसे पहले इसका उद्गम होता है कहाँ? मध्य प्रदेश में। उसके बाद मध्य प्रदेश से ये कहाँ आती है? ये राजस्थान आती है। और राजस्थान से फिर ये कहाँ जाती है? राजस्थान से फिर ये दोस्तों उत्तर प्रदेश चली जाती है। तो निम्न में से राजस्थान से होकर बहने वाली वह नदी जो 3 राज्यों से होकर बहती है, वह नदी कौन सी है? चंबल। उसके बाद जब ये राजस्थान से होकर बह रही है तो चंबल नदी राजस्थान के कितने जिलों से होकर बहती है? राजस्थान के कितने जिलों से होकर बहती है? जरूर बताएं मुझे कितने जिलों से। तो दोस्तों ध्यान रखना, चंबल नदी राजस्थान के 6 जिलों से होकर बहती है। चंबल नदी राजस्थान के कितने जिलों से होकर बहती है? 6 जिलों से होकर बहती है। दोस्तों ध्यान रखना, राजस्थान में 2 और नदियां भी हैं और वो भी कितने जिलों से होकर बहती है? वो भी 6 जिलों से होकर बहती है। जैसे राजस्थान में कुल 3 नदियां हैं जो कितने कितने जिलों से होकर बहती है? 6 जिलों से। एक का नाम तो आपके सामने है चंबल, दूसरी का नाम है बनास।
जो चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। बनास भी कितने जिलों से होकर बहती है? 6 से। और तीसरी जो है वो लूणी है, वो भी कितने जिलों से होकर बहती है? वो भी 6 जिलों से होकर बहती है। तो हम बात करेंगे कि चंबल नदी राजस्थान के कौन कौन से जिलों से होकर बहती है। कि जिले तो 6 हैं, लेकिन वो 6 जिले कौन कौन से हैं तो उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले वो राजस्थान के एक जिले में प्रवेश करती है जिसका नाम है चित्तौड़गढ़। कौन से जिले में? चित्तौड़गढ़ जिले में। चित्तौड़गढ़ जिले से वह नदी जाती है कोटा, और उसके बाद वो जाती है कहाँ? बूंदी। कहाँ जाती है? बूंदी। दोस्तों बूंदी के बाद वह नदी जाती है कहाँ? सवाई माधोपुर। कहाँ जाती है? सवाई माधोपुर। और सवाई माधोपुर से वह नदी जाती है कहाँ? जो जाती है करौली। कहाँ जाती है? करौली। और करौली से वह नदी जाती है कहाँ? धौलपुर। कहाँ जाती है? धौलपुर। 1 2 3 4 5 6। कभी कभी क्वेश्चन क्या आता है कि निम्न में से कौन से जिले से होकर चंबल नदी प्रवाहित नहीं होती है? दोस्तों कोई जिला ऐसा होगा जो इन 6 के अलावा होगा और उसमें प्रवाहित नहीं होती, इसलिए इनको आप याद कर लें। चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिले से होकर बहती है। इस नदी का नाम क्या है? चंबल। नदी का नाम क्या है? चंबल। देखिए उसके बाद में 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। नाम यह आता है कि भारत में सर्वाधिक अवनालिका अपरदन करने वाली नदी। देखिए दोस्तों ये नाम आपने बहुत बार सुना होगा, अवनालिका अपरदन। अवनालिका अपरदन कि भारत में सर्वाधिक अवनालिका अपरदन करने वाली नदी, तो भारत में सर्वाधिक अवनालिका अपरदन करने वाली नदी कौन सी है? चंबल। दोस्तों अवनालिका क्या होता है तो देखिए इसके संबंध में हम बात कर रहे हैं कि अवनालिका अपरदन क्या है। दोस्तों नदियां 2 तरह का अपरदन करती है। कुछ नदियां ऐसी होती हैं जो अपने पार्श्व का मतलब होता है किनारा, अपने किनारों का अपरदन करती है। परिणाम ये होता है कि नदी की घाटी चौड़ी हो जाती है। मतलब अगर यह नदी बह रही है, यह नदी अगर अपने किनारों का अपरदन करती है, किनारों का पार्श्व भाग का अपरदन करती है, तो नदी की घाटी बढ़ेगी। घाटी की चौड़ाई में क्या होगी? वृद्धि होगी और घाटी की चौड़ाई बढ़ जाएगी। लेकिन कुछ नदियां ऐसी होती हैं जो अपने पार्श्व भाग का अपरदन नहीं करके वो नदी अपने तल का अपरदन करती है। किसका अपरदन करती है? अपने तल का। और तल का अपरदन करने की वजह से नदी की चौड़ाई, घाटी की चौड़ाई नहीं बढ़ती है, घाटी की गहराई बढ़ती है। दोस्तों चंबल नदी जो है, चंबल नदी अवनालिका अपरदन करती है और भारत में सर्वाधिक अवनालिका अपरदन करने वाली नदी कौन सी है? चंबल। अवनालिका का मतलब है कि जब ये धरातल पर बहती है तो गहराई से काटती है। ये जल धरातल को गहराई से काटता है, जगह जगह नाले से बना देता है, और वह नाले जब बन जाते हैं, जगह जगह जब धरातल पर नाले से बन जाते हैं, भूमि उबड़ खाबड़ सी हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको हम कहते हैं बेडलैंड टोपोग्राफी। मतलब हम उसे कहते हैं उत्खात स्थलाकृति कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्खात स्थलाकृति, बेडलैंड टोपोग्राफी। कि दोस्तों उस नदी का नाम बताएं जो उत्खात स्थलाकृति के लिए जानी जाती है, उबड़ खाबड़ स्थलाकृति के लिए जानी जाती है, वह नदी कौन सी है? चंबल। ये क्वेश्चन पिछली बार रीट में पूछा गया था। रीट की एग्जाम जो हुई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से वह नदी जो अपने उत्खात स्थलाकृति के लिए जानी जाती है, तो वह नदी कौन सी है? चंबल। इसे बेडलैंड टोपोग्राफी कहते हैं, जो अवनालिका अपरदन का ही परिणाम है। और सर्वाधिक अवनालिका अपरदन करने वाली नदी कौन सी है? चंबल। ठीक है, ये तो दोस्तों शुरुआत के क्वेश्चन थे जिसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आज हम आगे बात करेंगे, अब इसको डायग्राम से समझेंगे हम इसे कि ये डायग्राम के द्वारा क्या है।
तो देखिए, सबसे पहले हम बनाते हैं एक यहां राजस्थान का मानचित्र। तो देखिए दोस्तों, आप सबसे पहले राजस्थान की आकार आकृति विस्तार के बारे में जब टॉपिक पढ़ते हैं तो आप सबको पता है कि राजस्थान के इस दिशा में सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा लगने वाला एक राज्य है, और उस राज्य का नाम है यहां पर मध्य प्रदेश, एमपी। क्या नाम है? मध्य प्रदेश। जब आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हो तब आपने दोस्तों सुना होगा, इधर से एक पर्वत श्रेणी है। एक क्या है? एक पर्वत श्रेणी है, और उस पर्वत श्रेणी का नाम है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। क्या नाम है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश में कुछ पहाड़ियां हैं। यहां पर क्या बनी है? कुछ एक पहाड़ियां बनी है, ठीक है। और इन विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में यहां मध्य प्रदेश में कुछ पहाड़ियां हैं जिनका नाम है महू की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां हैं? महू। विंध्याचल पर्वत श्रेणी में महू की पहाड़ियां, और ये महू जो जगह है वह इंदौर में है। जिला कौन सा है? इंदौर। इंदौर जिला, मध्य प्रदेश राज्य, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, महू की पहाड़ियों से एक नदी का उद्गम होता है, और नदी का नाम क्या है? चंबल। ये नदी यहां से निकलती है। इस नदी का दोस्तों यहां से उद्गम होता है। जब ये यहां से उद्गम होता है, उत्तर की ओर बहती है, राजस्थान की ओर जब ये आती है, तो दोस्तों ध्यान रखना, इस नदी पर सबसे पहले यहां एक बांध बना है, और उस बांध का नाम क्या है? उस बांध का नाम है गांधी सागर बांध। क्या नाम है? गांधी सागर बांध। देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से कौन सी नदी पर गांधी सागर बांध बना हुआ है? तो कौन सी नदी पर बना है? तो दोस्तों यह चंबल नदी पर बना है। कौन सी नदी पर बना है? चंबल नदी पर। दूसरा, चंबल नदी के उद्गम के बाद बना सबसे पहला बांध। तो उद्गम के बाद बना सबसे पहला जो बांध है उसका नाम क्या है? गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध से जब ये नदी उत्तर की ओर चलती है, राजस्थान की ओर आती है, तो देखिए यहाँ पर दोस्तों राजस्थान के गौरव, जिसको चित्तौड़गढ़ जो जिला है, उस चित्तौड़गढ़ जिले का एक भाग है। आपने सुना होगा बहुत बार कि राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले की भूआकृति भूमि जो है वो दो जगह पर है। एक तो घोड़े की नाल सदृश से यहां पर है चित्तौड़, ठीक है। उसके बाद में चित्तौड़ का एक हिस्सा दोस्तों यहां भी है, रावत भाटा। भारत का दूसरा परमाणु ऊर्जा का केंद्र है, भारत का दूसरा आणविक ऊर्जा का केंद्र है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा में बना है। दोस्तों पहला कौन सा है? तो राजस्थान का पहला आणविक, भारत का पहला आणविक ऊर्जा का जो केंद्र है वो तारापुर महाराष्ट्र में है, और भारत का दूसरा आणविक ऊर्जा का जो केंद्र है वो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा में है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं नदी के बारे में। तो गांधी सागर बांध से नदी जब आगे चलती है, राजस्थान की ओर आती है, तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले का रावत भाटा वाला जो क्षेत्र है, यहां पर एक जगह है, और उस जगह का नाम क्या है? चौरासीगढ़। क्या नाम है? चौरासीगढ़। चित्तौड़गढ़ जिले के, कौन से जिले के? चित्तौड़गढ़ जिले के चौरासीगढ़ में नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि चंबल नदी का राजस्थान में प्रवेश कहाँ होता है? तो चंबल नदी का राजस्थान में प्रवेश चित्तौड़गढ़ जिले के कहाँ होता है? चौरासीगढ़ में होता है, ठीक है। वहां से ये नदी जब आगे चलती है, तो दोस्तों यहां पर कितने हैं? दो जलप्रपात बनते हैं। क्या बनते हैं? दो जलप्रपात बनते हैं। एक जलप्रपात का नाम है मधार जलप्रपात। क्या नाम है? मधार। मधार चित्तौड़गढ़ जिले में है। कौन सी नदी पर है? चंबल में।
और दूसरा जो जलप्रपात यहां पर बना है उस जलप्रपात का नाम है चुलिया जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है? चुलिया। चुलिया जलप्रपात और मधार जलप्रपात कौन सी नदी पर बने हैं? चंबल पर। कौन से जिले में बने हैं? तो कौन सा जिला है? चित्तौड़गढ़। और राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? चुलिया। कौन सा जलप्रपात है? चुलिया जलप्रपात। दोस्तों इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके बारे में आप देखिए। चुलिया जलप्रपात कौन सी नदी पर बना है? चंबल नदी पर। चुलिया जलप्रपात कौन से जिले में बना है? चित्तौड़गढ़ जिले में। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो वह कौन सा है? चुलिया जलप्रपात। तो चंबल नदी राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के 84 गढ़ में प्रवेश करती है, आगे बढ़ती है, 2 जलप्रपात बनाती है, मधार बनाती है, चुलिया बनाती है। जब ये यहाँ से आगे जाती है तो इस नदी पर यहाँ एक बांध बना है। क्या बना है? एक बांध बना हुआ है और उस बांध का नाम है राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ है? तो राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ जिले में है। राणा प्रताप सागर बांध कौन सी नदी पर बना है? तो राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर बना है। अपने उद्गम के बाद दूसरा बांध, और चंबल नदी पर बना राजस्थान में पहला बांध। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन एक ही बांध पर कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। कौन सी नदी पर? चंबल पर। कौन से जिले में? चित्तौड़गढ़ जिले में। उसके बाद चंबल नदी पर बना दूसरा बांध, क्रम से उद्गम से विसर्जन की ओर बना दूसरा, और चंबल नदी पर प्रवेश करने के बाद राजस्थान में बना पहला बांध। दोस्तों आपने बहुत बार क्वेश्चन सुना होगा, भराव क्षमता की दृष्टि से, भराव क्षमता की दृष्टि से, भराव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध। समझ गए? आगे हम बात करते हैं। ये चित्तौड़गढ़ में आ गई। अब ये राणा प्रताप सागर बांध से जब आगे चलती है तो ये कोटा जिले में प्रवेश करती है। कहाँ जाती है? कोटा में। और जब ये नदी कोटा में जाती है तो कोटा में जब ये जाती है तो यहाँ पर इस पर एक और बांध बना हुआ है। एक बांध और क्या बना है? एक और बांध बना हुआ है, और उस बांध का जो नाम है वो है जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध। ये जवाहर सागर बांध कहाँ बना है? तो जवाहर सागर बांध बना है कोटा और बूंदी की सीमा पर। कहाँ बना हुआ है? कोटा और बूंदी की सीमा पर। क्रम के बाद तीसरा बांध। अगर हम बात करें कि ये कौन सी नदी पर बना है, तो वह कौन सी नदी पर बना है? चंबल नदी पर बना है। जब ये नदी आगे जाती है तो बूंदी कोटा में इस पर एक और बांध बना हुआ है, और उसका नाम है कोटा बैराज। क्या नाम है? कोटा बैराज। उसके बाद इस नदी पर और कोई बांध ही नहीं बना है। 1, 2, 3 और 4। तो चंबल नदी पर कुल कितने बांध बने हैं? 4। दोस्तों पिछली बार एक एग्जाम में पूछा गया था उद्गम के बाद बने हुए क्रम से बांध। उद्गम तो यही है इसका, यहां से महू से निकलती है, महू की पहाड़ियों से, इंदौर मध्य प्रदेश से, विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित महू की पहाड़ियों से ये चलती है। तो चंबल नदी जो है उस पर पहला गांधी सागर बांध, उसके बाद राणा प्रताप सागर बांध, उसके बाद बना है जवाहर सागर बांध, उसके बाद बना है कोटा बैराज बांध। दोस्तों क्रम जरूर याद करना कि उद्गम से विसर्जन की ओर इस पर बने हुए। राजस्थान में तीनों का क्रम, और चंबल पर बना पहला बांध। आगे जब ये नदी यहां से चलती है तो ये सवाई माधोपुर में जाती है। कहां जाती है? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर से ये कहां जाती है? करौली जाती है। और करौली से फिर ये कहां जाती है दोस्तों? तो ये दोस्तों करौली से जाती है आगे धौलपुर में। कहां जाती है? धौलपुर। और धौलपुर से जाने के बाद यह किधर मुड़ जाती है? पूर्व की ओर मुड़ जाती है। किधर मुड़ जाती है? पूर्व की ओर। और पूर्व में जब ये जाती है तो आगे इससे एक राज्य, नया राज्य आता है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश। क्या नाम है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जब ये जाती है तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों इसे एक और नदी मिल जाती है। कहाँ मिलती है? देखिए उसके बारे में। जब ये उत्तर प्रदेश में जाती है इटावा। कहाँ जाती है? इटावा। इटावा में एक जगह है जिसका नाम है मुरादगंज। क्या नाम है? मुरादगंज।
इटावा के मुरादगंज में जब ये जाती है तो इधर से एक बड़ी, भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी जिसको आप कहते हो, उसका नाम है यमुना। क्या नाम है? यमुना नदी। तो देखिए दोस्तों, चंबल नदी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के मुरादगंज में यमुना में मिल जाती है। और यमुना जब आगे जाती है तो इलाहाबाद, प्रयागराज जो है वहाँ ये गंगा में मिल जाती है। और गंगा अंत में ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। और हम किसकी बात कर रहे हैं? बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र की। देखिए दोस्तों, आप कैसे कैसे आप इसे याद करेंगे। याद करने का तरीका, राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, दुनिया की सबसे लंबी नदी नील। ऐसे याद करेंगे आप। जैसे आपने जलप्रपात की बात करी थी, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात चुलिया, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग गोरसोप्पा, और दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है। ऐसे तीनों का क्रम बना लिया आपने, ठीक है। जैसे भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। कौन सी है? यमुना। देखिए कैसे याद करेंगे कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल है, और चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है जिसका नाम क्या है? चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी जिसका नाम है बनास। जिसका नाम क्या है? बनास। बनास के बारे में अलग से वीडियो डालेंगे दोस्तों। बनास चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चंबल यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ऐसे इसको एक दूसरे से जोड़ लें आप, और आप जोड़ते हैं तो निश्चित रूप से याद हो जाएगा। अब आपको ध्यान में आया होगा कि जब ये चंबल नदी पढ़ाई है तो अकेली तो नहीं जाएगी, और भी बहुत सी इसकी सहायक नदियां हैं। इसलिए दोस्तों यहां वीडियो बड़ा होगा और मैं आपको बोर करना नहीं चाहता। कुछ दोस्तों के कमेंट आते हैं, सर थोड़ा और रोचक बनाओ। बिल्कुल, मैं मेरी तरफ से ज़्यादा रोचक बनाने की कोशिश करता हूं। इसलिए अगला वीडियो जो आएगा, अगले वीडियो में चंबल की जितनी भी सहायक नदियां हैं उनके बारे में एक डायग्राम बनाएंगे। उसके बाद कौन सी सहायक नदी कहां से निकलती है, वो नदी राजस्थान में कहां प्रवेश करती है, और उसके बाद में वो नदी चंबल में आकर कहां मिलती है, और उसके संबंध में और कौन कौन सी खास बातें हैं उनके संबंध में हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। मेरा नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखें, सर्च करें आप इसे परिश्रम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, आप देखेंगे तो अगला वीडियो निश्चित रूप से मेरा इनका एक बना हुआ जाल, इनकी सहायक नदियों का एक जाल, और मैं आपको वही पूरा का पूरा याद करवा दूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, उससे आप चिंता ना करें। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत से स्टूडेंट मुझे कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा। बिल्कुल आपका सपोर्ट मुझे और ऊंचाई तक ले जाएगा। मैं पूरा प्रयास करूंगा आपको समझाने का। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। खुश रहें, पढ़ें, आनंद लें। थैंक यू।